वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डिजिटल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पे। आपके साथ आज विनय सर हैं और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेशनल साइंस ओलंपियाड 2022-23 ऑफ क्लास 6 सेट सी एंड लास्ट पार्ट को हम लोग डिस्कशन देने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सेट को एंजॉय किया होगा। तो अब थोड़ा सा और हम लोग डीप में डिस्कशन करते हुए लास्ट सेट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ज़्यादा जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं, फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सी दिस वंस, स्टडी द गिवन टेबल। 41 क्वेश्चन है। इन द थर्ड पार्ट आई हैव सॉल्व्ड अप टू 40 नंबर ऑफ द क्वेश्चन। इन द फोर्थ पार्ट जस्ट आई एम गिविंग यू द डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 एंड ऑनवर्ड। सी दिस वन, स्टडी द गिवन टेबल। हम लोग यहाँ पर है, विटामिन है, सोर्स है, डिफिशियंसी है, ये टेबल दिया हुआ है भाई, राइट। अब यहाँ से विटामिन में देखिए B3 है, सोर्स वैकेंट है, पेलाग्रा डिजीज दे दिया है। यहाँ पर आपका विटामिन गैप कर दिया, कैरेट सोर्स दे दिया, डिजीज डिफिशियंसी के कारण डिजीज दे दिया, डी विटामिन दे दिया, सनलाइट दे दिया, सोर्स दे दिया। अब डिफिशियंसी से क्या होगा ये भी सी दे दिया है और सोर्स दे दिया है, यहाँ पे कौन डिजीज पैदा होगा। तो हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर 1, 2, 3 एंड 4। जस्ट आप लोग थोड़ा दिमाग का यूज़ करें। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से देखिए B3 एंड पेलाग्रा। पेलाग्रा में आपका मेंटल रिटार्डेंस वाला जो दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, फैटिगनेस रहता है, ये स्किन में थोड़ा सा रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, ये पेलाग्रा में होती है। और ये आपका होल ग्रेन से मिलते हैं, होल ग्रेन। अब ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लेते हैं कि 2 नंबर में जब बात कर देते हैं तो आपके पास देखिए 2 नंबर वैकेंट है, कैरेट है, नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से होती है, जो कि आपको कैरेट में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं और मिल्क में तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ द ऑल मिनरल्स विटामिन्स है ही। लेकिन हम लोग यहाँ मेजर की बात करते हैं तो कैरेट लिखा हुआ है, कैरेट के साथ नाइट ब्लाइंडनेस, तो हम लोग विटामिन ए, तो विटामिन ए होल ग्रेन, विटामिन ए। रिकेट्स, जहाँ विटामिन डी है वहाँ सनलाइट से मिलते हैं, अब विटामिन डी सनलाइट से मिलता ही है ऑफकोर्स। अब विटामिन डी को जानते हैं कि हार्मोन्स की तरह भी काम करता है और विटामिन भी है। एक ये ऐसा है, स्पेशल नाम याद रखिएगा, इससे रिकेट्स होते हैं। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, दिखते हैं ना, कभी कभी किसी का हाथ पर ऐसे बचपन में टेढ़ा हो जाता है या फिर कमज़ोर रहता है, थोड़ा भी चोट लगा वो ब्रेक कर जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हम लोग को मिलती है वो आपके पास विटामिन डी सनलाइट से होते हैं और उसकी डिफिशियंसी से हम लोगों के पास में रिकेट्स होती हैं। तो होल ग्रेन्स ए, रिकेट्स एंड लास्ट में सी है आंवला। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी को हम लोग कहते हैं आंवला ना। और इसकी कमी से हम लोग स्किन का प्रॉब्लम हो जाते हैं, एस्कर्वी कहते हैं, मसूड़ा से दांत के जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उससे खून आना शुरू कर देते हैं, फूल जाना होता है पेशी और स्किन में पैचेज हो जाते हैं। ये सारी जो बीमारियां होती है ना, फैटिगनेस आना शुरू हो जाता है, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, ये सब एस्कर्वी का आपका सिम्टम है। तो ओवरऑल हम चार सब सिस्टम को देखेंगे तो होल ग्रेन, विटामिन ए और रिकेट्स एंड एस्कर्वी, दैट इज विटामिन सी। यूज योर राइट चॉइस। आगे देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयनोस्फीयर इज नॉट ए सेपरेट लेयर एज इट इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर। ये तो आपका स्टेटमेंट ही गलत है। आप लोग जानते हैं कि अर्थ के ऊपर में डिफरेंट एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना, और सबसे अंतिम वाला लेयर्स जो होता है उसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर के बाद में स्पेस हो जाती है। तो अगर हम नटसेल में याद करें कि अर्थ है, तो अर्थ के बगल से ये देखिए, अगर हम लोगों ने ये बना देंगे दिस इज योर अर्थ, राइट। तो अर्थ से हम लोग याद रख लीजिएगा ऐसे MST, टी मतलब ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर याद रखेंगे आप लोग से। ये स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, और ये मेसोस्फीयर है, ये एक्सोस्फीयर है, और यहाँ पर हम लोग आयनोस्फीयर है। इस तरह से चीज़ है। तो आप लोग आपको समझ रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, आयनोस्फीयर इज नॉट ए सेपरेट लेयर, नो, आयनोस्फीयर इज ए सेपरेट लेयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है वो होते हैं, और इसमें जो कमर्शियल प्लेन ये सब जो चलते हैं इसी ट्रोपोस्फीयर में चलते हैं। इससे ऊपर में स्ट्रेटोस्फीयर में भी
आपके पास जो वेदर वाला बैलून है या वेदर वाले जो डिवाइस रहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। मेसोस्फीयर में हमारे पास जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट यहाँ से उड़ते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट, और मेसोस्फीयर से पास करते हैं, फिर आकर के फिर एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते हैं। और यहाँ से स्ट्रेटो एंड ट्रोपोस्फीयर के बीच में हम लोग ओजोन लेयर होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। ओजोन का लेयर ये ट्रोपो और स्ट्रेटो के बीच में होता है। ये लगभग 15 किलोमीटर के आसपास में हो जाते हैं। ये 30 किलोमीटर, इससे ऊपर में आप जाइएगा तो 50 किलोमीटर, उससे ऊपर में जाइएगा तो एक जो और आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के बाद में आपका स्पेस होता है। तो आप लोग यहाँ से क्लियर क्वेश्चन हो गया कि आयनोस्फीयर इज ए सेपरेट लेयर, है ना, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर, तो इट इज़ ओके। तो हम लोग याद रखेंगे MST में जो स्ट्रेटो एंड ट्रोपो, साथ में ऊपर में एक जो उसके ऊपर में आयनोस्फीयर हो गया है। करेक्ट है। तो ये हमारे पास आ रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को क्या आ गया, इनकरेक्ट हो गया। चलो भाई ठीक है। डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये तो करेक्ट है। हम क्योंकि हम लोग को चुनना ही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये आ गया। एयर इज एन एलिमेंट दैट सराउंड्स द अर्थ एंड मेक इट्स हॉस्पिटेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉट ओनली एयर, ओजोन जो हमारे पास लेयर होता है वो हम लोग को सब यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण हम लोग को बचते हैं। तो एयर नहीं, ओजोन। तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ एंड हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म। तो करेक्ट है 2 and 4, 2 and 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास ये वाला है 2 and 4, राइट भाई। अब है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग बर्ड। सेलेक्ट द ये आपको क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट है भैया, इनकरेक्ट, इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं हम लोग, जस्ट अराउंड इट सो दैट देयर शुड बी फोकस हियर कि व्हाट वी आर डूइंग दिस वन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग बर्ड्स। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, यस, बर्ड का बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। अब क्यों स्ट्रीमलाइन होता है, तो इफ बर्ड इज फ्लाइंग देन देयर शुड बी लीस्ट रेसिस्टेंस बाय द एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस। तो आपको रिड्यूस रेसिस्टेंस ऑफ द एयर, ये भी सही है। फीदर्स जो होते हैं दैट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर इन ऑल द एटमॉस्फेयर ऑफ द बर्ड्स। एंड हॉलो बोन्स ऑफ द मेक इट बोन्स लाइट वेट हॉलो बोन्स जस्ट हेल्प टू फ्लाई द बर्ड रैपिडली एंड इन द स्पेस विद द लीस्ट एनर्जी कंजम्पशंस। तो ये सब का सब आपके पास क्या होता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सब करेक्ट है। हिंड लिम्ब मॉडिफाइड एज विंग फॉर फ्लाइट, नो। हिंड लिम्ब को हम लोग कहते हैं बैक की लिम्ब। ये देखिएगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बैक लिम्ब। इट हेल्प्स इन वॉकिंग, जंपिंग, पर्चिंग ऑन द ट्री। यू नो द ट्री देखते हैं ना, शाखा पर जाके बैठ ऐसे कट से बैठ जाता है, तो वो आपको हैंड लिम्ब जो होता है वो सब सपोर्ट करते रहते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास बात ये कर रहे हैं, फ्लाई में नहीं करता है, ये अलग अलग कंडीशन में हेल्प करता है, पकड़ के चलने में, सपोर्ट करने में, उछलने, ही सब में। बैकलिम्ब को ही हम लोग हैंडलिम्ब कहते हैं। उड़ने में ये काम नहीं करता है, इसलिए आपका इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर इज इनकरेक्ट। वही चलो भैया, वाटर के रिलेशन में, वाटर के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, करेक्ट है भाई। हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होते हैं इसी के थ्रू होते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड फॉर्म 50% ऑफ आवर, नो 90% होता है, इसलिए आपका ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हेल्प्स रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, सही है भाई। तो हम लोग का गर्मी के दिन में लगते हैं कि अगर हम लोग को गर्मी लगने लगता है तो हम लोग स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है और वेपर बन के उड़ता है तो एनर्जी को यहाँ से हटाता है, जिससे कि हम लोग कूल फील करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी कूल और गेन ऑफ एनर्जी हॉट फील होता है। तो ये इवेपोरेट जब पसीना होते रहता है तो हम लोग का लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ये हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, सही है। तो हमारे पास भी इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड फॉर्म्स 50% ऑफ बॉडी, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है रीड द गिवन स्टेटमेंट इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी स्वेल्स अप एंड भाई फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी स्वेल्स करके फ्रूट बन जाते हैं और ओव्यूल्स जो होते हैं वो आपका सीड्स के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। ओव्यूल्स चेंज इनटू वाई, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई। ये सब स्टेटमेंट है, फटाफट आप लोग याद रखेंगे और पढ़ते जाएंगे तो एकदम तुरंत हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू फ्रूट्स है, ये अगर ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट्स बनते हैं और ओव्यूल्स जो होते हैं वो आपको सीड्स बन जाते हैं। अब लास्ट सेक्शंस हमारे पास बच रहे हैं, दैट इज अचीवर सेक्शंस होते हैं। ये 5 नंबर ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, बट दे आर वेरी गुड कंसेप्ट वाइज, दे आर वेरी गुड। सो ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व दिस वन एंड एंजॉय द लेवल ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शंस के मार्क्स वाइज भी अगर इसको देखेंगे
तो मार्क्स वाइज भी इसका अच्छा खासा मार्क्स हो जाते हैं। अगर लॉजिकल सेक्शन में और साइंस सेक्शन में सारे क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ये 5 जो क्वेश्चंस हो जाते हैं सब मिला जुला करके ईच क्वेश्चंस कंसिस्ट 30 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाते हैं। तो वेटेज वाइज भी ज़्यादा रहते हैं, कंसेप्ट वाइज भी अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिखा हुआ है, ए वायर इज उंड ओवर ए रॉड, वायर है एक रॉड के ऊपर में लपेटा गया है, उंड ओवर रॉड प्लस्ड ओवर अ प्लेस ओवर ए स्केल एज सोन इन द गिवन फिगर, वन एंड ऑफ द वायर इज एट 5.5 सेंटीमीटर एंड अदर एंड इज एट 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द गिवन वायर इज, भाई ये निकालना है कि वायर का रेडियस कितना है। एक देखिएगा यहाँ से, ये सिलेंडर टाइप का रड है, इसके ऊपर हम तार को इस तरह से लिए हैं और ये देखिए ऐसे ऐसे लपेट दिए हैं, ध्यान रख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट द वायर, ये उंडिंग हम लोगों ने किया है, देख लिया आप लोगों ने, ये देखिए तो आपकी लंबाई हो गया। अगर ये तार है तो ये तार की पक्का है कि डायमीटर d होगा तो रेडियस इसमें 2r है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने काउंट कर लेंगे कि हाउ मेनी वायर्स वी हैव एंड कितना लेंथ में है, तो एक तार का एक वायर का हम लोग रेडियस 2r है। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ वायर्स का वाइंडिंग काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी टर्न दे आर अवेलेबल। तो जब काउंट कीजिएगा ये टर्न नंबर ऑफ द वायर तो आपके पास आ जाएंगे, ये देखिए हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर ऑफ द टर्न है, राइट। लेंथ हम लोग के बात कर लेंगे तो यहाँ से देखिए लेंथ की बात करेंगे तो 5.5 है और यहाँ 1.5 है, तो टोटल लेंथ हमारे पास ये देखिएगा, टोटल लेंथ हमको यहाँ से यहाँ तक का है 5.5 में से 1.5 को अगर हम लोग हटा देंगे तो ये L हमको लेंथ मिल गया है। अब ये बताइएगा कि एक तार की जो चौड़ाई है, विड्थ है, दैट इज 2r के बराबर है और ऐसे ऐसे हमारे पास 25 टर्न है, तो 25 इंटू 2r इज इक्वल टू होल लेंथ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये देखिए हमारे पास 4, मतलब 5.5 माइनस 1.5 ऐसे करेंगे तो 50r is equal to 4, this implies r is equal to 4 by 50 and this is equal to 0.08 centimeter, correct? This is your value, ये टर्निंग हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे आइए, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड फिल in the blanks by selecting an appropriate option. Wow, sand, pebble, water and salt. There is a mixture of sand, pebble, water and salt. Water and salt भाई soluble होंगे और sand, pebble insoluble हैं। तो ऐसा करते हैं कि अगर इसको अलग करना है तो फर्स्ट मेथड क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो चलो भाई फिल्ट्रेशन हम लोग का पहला बात को कर देंगे कि इसको अलग करना है, सैंड पेबल को एक साइड में, वाटर साल्ट को एक साथ, तो हम लोग इसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो चलो हम लोगों ने इसको फिल्टर कर लिया, तो फिल्टर 2 जगह है। उसके बाद 2 नंबर में सैंड एंड पेबल को अगर अलग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, गांव घर में भी देखते हैं, जब घर बनने लगता है तो प्लास्टर करते हैं तो अच्छा वाला बालू और मोटा वाला जो कंकड़ होता है उसको अलग करने के लिए देखिए वायर नेट होता है, पतला वाला जिसको चलनी बोलते हैं, उसे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो उसको सीविंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो फिल्ट्रेशन है, उसके बाद सीविंग कर लेंगे, तो सैंड और पेबल्स एक तरफ हो गया है। और वाटर साल्ट को हम लोग क्या करेंगे कि पानी को गर्म कर देंगे तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू द वेपर एंड इट विल फ्लाई एंड रिमेनिंग विद दैट इज विल बी द साल्ट। तो हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस हो गया। तो इसके लिए हमारे पास फिल्ट्रेशन फर्स्ट है, सीविंग सेकेंड है, इवेपोरेशन थर्ड नंबर में आ गए। तो रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस। ओके, आई थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। यहाँ से देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम आर द ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। भाई मरे इसको ट्रू फॉल्स करना है। कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम ये आपके पास जो है सब मैक्रो एलिमेंट के रूप में है ना। फिर से कर रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम मिनरल्स है, ये आपको मैक्रो एलिमेंट में बॉडी में है, माइक्रो एलिमेंट में नहीं, मैक्रो एलिमेंट में होता है। क्योंकि बॉडी बोन्स देख रहे हैं ना, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम शेप यही सबसे मिल करके बने हुए हैं।
और माइक्रो एलिमेंट में हम लोग का बात कर देते हैं तो आपके पास आयोडीन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ये सब माइक्रो एलिमेंट के रूप में हो जाते हैं। यहाँ पर भी माइक्रो एलिमेंट में आपका सल्फर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रेस अमाउंट में लिखा हुआ है, इसीलिए ये आपका मैक्रो है, मैक्रो, और यहाँ पर लिख दिया है ट्रेस का मतलब हो गया माइक्रो, इसलिए आपका ये गलत है। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स। ध्यान रखिएगा, ट्रेस का मतलब माइक्रो होता है, बट हकीकत में ये जितने भी बॉडी में एलिमेंट होता है वो मैक्रो के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपका ये मिस्टेक है। पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। यस, बॉडी वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में पोटेशियम जरूरत है। या ब्लड क्लॉटिंग में भी पोटेशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो ब्लड का क्लॉटिंग सही से नहीं होता है, कहीं कट गया तो ब्लड जल्दी से रुकता नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रू आ गए हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज एमेनिया। ऑफकोर्स विटामिन B12 का मतलब साइनोकोबालामीन, ठीक है ना, साइनोकोबालामीन जिसका हम लोग नाम करते हैं, और ये आपके पास ब्लड को कमी इसके कारण से हो जाती है, जिससे एनीमिया की बीमारी हो जाती है, तो ये भी आपका ट्रू है। और विटामिन C जब फैट सोल्यूबल है विटामिन वेयर एज D द वाटर सोल्यूबल, नो, ADE याद कर लीजिए, AD याद रखें, ADE, विटामिन A, D एंड E आर द फैट सोल्यूबल एंड रेस्ट आर द विटामिन सोल्यूबल। तो हमारे ये रेस्ट आर द वाटर सोल्यूबल, फिर से याद करते हैं, ADE हम लोग को जो है फैट सोल्यूबल है और बाकी जितने विटामिन होंगे वो वाटर सोल्यूबल है। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, C जो है वाटर सोल्यूबल है एंड D है फैट सोल्यूबल, इसलिए आपका ये फॉल्स हो गया। तो आप देखिए फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, यस, दिस इज योर आंसर। अब देखिए रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट वाली बात अगर हम लोग को कहते हैं तो इसका चॉइस हम लोग को मिसिंग दिख रहा है भाई। ओके, तो लेट मी राइट द चॉइस फर्स्ट एंड देन दिस वन। आप देख लो इसमें 48 नंबर क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ए टाइप ऑफ जॉइंट्स में है, तो बॉडी में बोन्स हैं, बोन्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, ठीक है। एंकल के पास में ग्लाइडिंग जॉइंट्स हो जाते हैं, यहाँ भी आपको ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। यहाँ पर आपको देखिए नी आपका जॉइंट है, और ये बॉल सॉकेट वाले हैं, ये पाइवोट वाले जॉइंट हैं, ये अलग अलग टाइप का है। बॉल सॉकेट वाले यहाँ पर भी जॉइंट जो होते हैं, कुल्ला के जिसको कहते हैं जॉइंट को, तो अलग अलग टाइप के जॉइंट है। हम लोग एक एक पढ़ते हैं। इट इज टाइप ऑफ ए जॉइंट, यस, इट इज प्रेजेंट इन द एंकल, यस है तो P होगा, और नो है तो आगे बढ़ेंगे। तो एंकल में हम लोग का P टाइप ऑफ जॉइंट, बोन स्लाइड्स ओवर ईच अदर। ऑफकोर्स है ग्लाइडिंग जॉइंट्स में होता है बोन स्लाइड्स ओवर ईच अदर, तो ये आपका सही में आ गया है। आगे में हम लोग देखेंगे, दिस इज योर करेक्ट। एंकल में जॉइंट जो है पैर के एंकल में इस तरह से अगर आगे दाएं बाएं ऐसे ऐसे होते हैं, स्लाइड करते रहते हैं, तो हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, या तो हम लोग का स्लाइड ओवर ईच अदर है, यस, तो P आपका हो गया। अगर नो हो गया तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन। स्पाइन का फर्स्ट टू वर्टिब्रा जहाँ पर हेड के पास में होते हैं, वो आपको पाइवोट जॉइंट के केस में इस तरह से मुड़ी को हेड को दाएं बाएं घुमाने में, आगे पीछे करने में काम आ जाते हैं। तो उस टाइप को हम लोग क्यू टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ हेड टू टर्न साइडवे, ऑफ कोर्स हेड टू टर्न साइडवे, तो क्यू भी आपका करेक्ट है, टर्न हेड साइडवे। अगर नो होता है इट इज प्रेजेंट इन नी। नी में अगर हम लोग नी मतलब हम समझ ही रहे हैं ना, अलाउ मोमेंट इन द वन प्लेन, पैर का जो जॉइंट होते हैं नी में आपका एक डायरेक्शन में चलने के लिए अलाउ करता है, तो ये भी सही है। और अगर हमारे इट इज प्रेजेंट इन नी, यस, तो हमारे पास आर आएंगे, और आर आएंगे तो वन डायरेक्शन मोशन। इसका मतलब मिला जुला करके हमारे पास चॉइस आंसर कौन वाला हो गया रे भाई? आंसर हमारे पास ये देखिए, ये सब सही है, ये सही है, बट आंसर हमारे पास डी चॉइस है। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारे पास कौन सा चॉइस है? डी इज करेक्ट, ऑल द चॉइसेस आर करेक्ट हियर। अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग W, X, Y एंड Z। ओके, रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग W, X, Y एंड Z। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, W दिया हुआ है, X दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, Z हुआ है। अरे भाई अब तो आतम खत्म होने वाला है,
तो अब बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने आप को एनालाइज करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब मिल गया होगा। इस तरह से हम अब कई सेट आपको डिस्कशन दे देंगे। तो देखिए ये पढ़ें हम लोग, सब लोग हैं, सब लोग पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन को स्ट्राइक करने से ना इन डेप्थ एनालिसिस और थिंकिंग पावर और कन्फ्यूजन जो होता है वो हटता है, थिंकिंग पावर आपका बढ़ता है। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन को आप हिट करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को स्ट्राइक करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा, एनालिसिस पावर बढ़ेगा और क्वेश्चन का स्ट्राइकिंग रेट बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो चांस टू गेट द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन दैट विल इंक्रीज। तो भाई कंपटीशन है, विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। तो उसके लिए थोड़ा अंत में हम लोग आ जाते हैं कि फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट ना, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो W कुड बी कॉटन वेयर एज X कुड बी लाइनेन। तो भाई देखिए X क्या है, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। चलिए भाई, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। ये भी देखिए फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल बाय किलिंग, तो कोकून हो जाते हैं। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल विदाउट किलिंग, तो ऊल हो जाते हैं। और यहाँ से फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो फ्लैक्स, जिससे हम लोग लाइनिन भी बनता है। तो ये कहते हैं फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो एक एक करके हम लोग चल देते हैं। W कुड बी कॉटन वेयर एज X कुड बी लाइनेन। तो X क्या है भाई, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, लाइनेन हो सकता है, सही है। X और X के बारे में अब यहाँ क्या करें, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो X कुड बी कॉटन, नो, वेयर एज Y कुड बी ऊल, Y कुड बी ऊल। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल, ये आपका गलत हो गया है। देखिएगा हमारे पास कह रहा है, वाई को कह रहा है कि एनिमल को मारने के बाद हमको जो फाइबर मिलेगा तो हम लोग कोकून से मिलता है, जिसको सिल्क कहते हैं। तो यहाँ पर तो ऊल है कि लिविंग शिप से हम लोग को मिल जाती है, तो ये हम लोगों को जेड में आता। तो ये देखिए W कुड बी कॉटन, ये हो सकता है, कुड बी कॉटन मतलब फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स। तो फ्रूट्स से हम लोग कॉटन हम लोग क्या कहते हैं ना, कपास का पेड़ के जो फल होते हैं उससे हम लोग कॉटन निकाल लेते हैं। और X कुड बी लाइनेन, लाइनेन कहने का मतलब जो लाइनेन का जो कपड़ा बनता है वो फ्लैक्स से, और फ्लैक्स जो होता है वो हम लोग को स्टेम ऑफ द प्लांट से बनता है। तो मिला जुला करके आपके पास ये चॉइस आपका सही है। Y कुड बी ऊल, यहाँ देखिएगा Y कुड बी ऊल, गलत हो गया कि Y ऊल नहीं हो सकता है, Y सिल्क हो सकता है। एंड Z कुड बी सिल्क, Z आपका ऊल हो सकता है, उल्टा सब लिख दिया है। X कुड बी जूट, X कुड बी, X कहाँ पर है, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, स्टेम ऑफ द प्लांट नहीं, जूट जो हमारे पास मिलता है स्टेम ऑफ द, वेयर Z कुड बी सिल्क, Z कुड बी सिल्क। ये आपका देखिएगा सिल्क जो है, सिल्क हम लोग को एनिमल को मारने से मिलता है, और यहाँ पर Z के बारे में कह दिया है, Z अगर ऊल रहता तो ये सही हो सकता है। इसलिए मिला जुला करके फर्स्ट चॉइस W कुड बी कॉटन, W कुड बी कॉटन हो सकता है, बहुत सही है। एंड आपके पास X कुड बी फ्लैक्स, दैट इज लाइनेन, एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सबको जो बनाया गया है चॉइस को, ये चॉइस में जस्ट उलट पुलट कर दिया है, अपने से आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे अगर आंसर आपको निकालना पड़ेगा एक एक करके, तो हम आपसे ये देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि अगर याद है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स, तो सीधा हम लोग ने कॉटन लिख दिया। ओके, कोकोनट भी हम लोग लिख सकते हैं, और उसको भी हम लोग फाइबर निकालते हैं। कोकोनट फ्रूट्स के रूप से वहाँ से भी हम लोग फाइबर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेता है। यहाँ पर हम लोगों ने कह देते हैं फ्लैक्स से हम लोग लाइनिंग बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग सिल्क कह देते हैं, और इसको किसको मारते हैं, कोकून को मार करके हम लोग कहते हैं। और ये वाला जो हम लोग कह देते हैं ऊल कह देते हैं, ऊल शिप से निकाल लेते हैं विदाउट किलिंग, और ये सिल्क निकालते हैं हम लोग बाय किलिंग। ये सब क्लियर है, और इसी के आधार पे हम लोगों ने इसको जज कर लिया हुआ है। तो आप मिला जुला करके ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सेट सी, राइट। ऑल द 50 क्वेश्चन इन द 4 पार्ट्स, 1 बाय 1 करके हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह से पहले अब हम मैथ्स का दे लेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग अगले क्लास को लेंगे, फिर इसमें हम लोग रिपीटेशन करेंगे 1 बाय 1। तो लगे रहिए और हम लोग साथ में चलते रहेंगे, और आगे आने वाले समय में इस तरह का हम लोग नंबर ऑफ सेट्स बनाएंगे कि हम लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो कम्पिटिटिव लेवल्स के किताब में आपका MTG पब्लिकेशंस वाले अच्छे बुक्स हैं, जिसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं और पढ़ें।
और साथ में बिना सर के साथ बने रहे। आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।